हेलो एवरीवन, आई एम सोमिल। वेलकम टू लीगल एज। एंड आज हम एक बहुत ही जो बर्निंग टॉपिक चल रहा है हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दैट इज द डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन सिंबल। रिसेंटली आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन ने अपना डिसीजन दिया कि वो जो शिवसेना के दो फैक्शंस थे, वन विच वाज हेडेड बाय उद्धव ठाकरे एंड द अदर फैक्शन विच वाज हेडेड बाय एकनाथ शिंदे, उन दोनों में से किसके पास उस पार्टी का सिंबल जाएगा एंड उन दोनों में से कौन सा फैक्शन रियल शिवसेना कहलाएगा। ठीक। सो दिस डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू इलेक्शन सिंबल। वी विल लुक एट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एज वेल एज ये जो इलेक्शन सिंबल जिस ऑर्डर से या जिस प्रोविजन से रेगुलेट होते हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे। दैट इज इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट जो अभी अराइज हुआ है, ये रिलेटेड है शिवसेना से। ये शिवसेना का जो सिंबल है, दैट इज बो एंड एरो, ये दोनों फैक्शन में से कौन लेगा, एंड ये जो शिवसेना पार्टी का नाम है, ये इन दोनों फैक्शंस में से कौन सा फैक्शन लेगा। पूरा का पूरा डिस्प्यूट इसी पॉइंट से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें जो जो चीजें देखनी है, वो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूट है क्या। क्या ये पहला इंसिडेंस था हमारी कंट्री में जब पार्टी के नाम या पार्टी के सिंबल को लेकर डिस्प्यूट हुआ। विल लुक एट व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन सिंबल होते क्या है, ये इंट्रोड्यूस क्यों किए गए, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है इन सब चीजों में। ये जो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है, ये एग्जैक्टली बात क्या करता है, क्या पावर्स देता है, क्योंकि इसी के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डिस्प्यूट को डिसाइड किया। फिर हम देखेंगे कि भाई ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ शिवसेना डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट था इसकी हिस्ट्री क्या थी, वी लुक एट ब्रीफली ऑन इट, एंड इन द एंड वी लुक एट द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक। तो देखो, ये पहला इंसिडेंट नहीं था कंट्री में कि जब इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन को डिसीजन देना पड़ा हो अपना सिंबल को लेके या पार्टी के नेम को लेकर हो रहे डिस्प्यूट के ऊपर। बात है 1969 की। इंडिया में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं जिसमें रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट हारते हैं, एंड वीवी गिरी साहब जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट होता है। वन ऑफ द फैक्शन इज हेडेड बाय इंदिरा गांधी जी एंड द अदर फैक्शन वाज हेडेड बाय द सिंडिकेट। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 69 के बाद दो फैक्शंस में डिवाइड होती है। एंड तब भी ये डिस्प्यूट उठा था कि जो पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इन दोनों में से कौन सा फैक्शन ऐड करेगा या किस फैक्शन को जाएगा। सिमिलरली पार्टी का वो जो सिंबल है, वो हाथ, वो इन दोनों फैक्शंस में से कौन सा लेगा। तो ये शिवसेना का डिस्प्यूट पहला डिस्प्यूट नहीं था हमारी कंट्री में, इसके पहले भी डिस्प्यूट हुए। एंड अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी अपनी रूलिंग दी है, उसमें जो उन्होंने बेसिस दिया है, जो रीजन दिया है, वो रीजन सबसे पहले यूज हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस स्प्लिट के टाइम। ठीक। सो दिस वाज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। नाउ लेट्स लुक एट कि ये इलेक्शन सिंबल्स होते क्या। सो दीज आर दी स्टैंडर्डाइज सिंबल्स एलोकेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज को एलोकेट किए जाते हैं। ठीक। दीज आर यूज्ड बाय पार्टीज ड्यूरिंग कैंपेनिंग एंड दीज आर आल्सो शोन ऑन ईवीएम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं। पहले बैलेट पेपर में ये सिंबल्स दिखाए जाते थे, अब ये ईवीएम्स में भी दिखाए जाते हैं। एंड दीज वर इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट वोटिंग बाय इलिटरेट पीपल। आपको पता है 50s और 60s के टाइम पे इंडिया की लिटरेसी इतनी नहीं थी, एंड हम डेमोक्रेसी की तरफ जा चुके थे। तो वोटर्स पार्टी को या पार्टी के कैंडिडेट को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए, उनके लिए वोटिंग इजी पड़ जाए, इसी वजह से ये इलेक्शन सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए गए। एंड दीज आर स्टैंडर्डाइज सिंबल्स। जैसे आप यहाँ एनसीपी का सिंबल देख रहे हो, कांग्रेस का देख रहे हो, बीजेपी का देख रहे हो, ये होते हैं इलेक्शन सिंबल्स। लेट्स मूव अहेड एंड हम ये देखते हैं कि ये सिंबल्स अलॉट कैसे होते हैं, पार्टीज को सिंबल मिलते किस तरीके से। So as per the guidelines, to get a symbol allotted, a party candidate, a party or a candidate has to provide a list of three symbols from the election commission's free symbols list at the time of filing nomination papers. तो किसी भी पार्टी को या कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन की एक फ्री सिंबल्स की लिस्ट होती है, उसमें से कोई भी तीन सिंबल्स चूज करके नॉमिनेशन पेपर फाइल करते टाइम
इलेक्शन कमीशन को वो लिस्ट अपनी 3 सिंबल्स की देनी होती है। अमंग देम one symbol is allotted to party or candidate on first come first serve basis। पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से इलेक्शन कमीशन आपने जो लिस्ट दी है 3 सिंबल्स की, उनमें से एक सिंबल आपको अलॉट कर देता है। एंड when a recognized party splits, the election commission takes the decision on assigning the symbol। हमारे यहाँ पार्टीज 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रजिस्टर्ड रिकग्नाइज एंड रजिस्टर्ड नॉन रिकग्नाइज। तो जब रिकग्नाइज पार्टीज का स्प्लिट होता है तो इलेक्शन सिंबल का क्या होगा, ये चीज इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। तो सिंबल्स अलॉट इस तरीके से पार्टीज को होते हैं। सिंबल्स हैं कितने तरीके के? सो एज पर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017, पार्टी सिंबल्स आर आइदर रिजर्व्ड और फ्री। पार्टी सिंबल्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, वो रिजर्व्ड हो सकते हैं और वो फ्री हो सकते हैं। रिजर्व्ड आर 8 नेशनल पार्टीज एंड 64 स्टेट पार्टीज अक्रॉस द कंट्री हैव रिजर्व्ड सिंबल्स। हमारे यहाँ नेशनल पार्टीज होती है, स्टेट पार्टीज होती है, एंड दीज पार्टीज आर रिकग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल रिजल्ट। पोल में आपका जिस तरीके से, इलेक्शंस में आपका जिस तरीके से परफॉर्मेंस होता है, उसके बेसिस पे आपको रिकग्नाइज किया जाता है, उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई होते हो एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी। तो रिजर्व सिंबल वो सिर्फ स्टेट और नेशनल पार्टीज जो रिकग्नाइज्ड हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। उन रिजर्व सिंबल्स को कोई और यूज नहीं कर सकता। एंड ये 8 नेशनल पार्टीज हैं एंड 64 स्टेट पार्टीज हैं जिनके पास रिजर्व सिंबल है। नेक्स्ट इज फ्री। द सेकंड कैटेगरी ऑफ सिंबल्स इज फ्री सिंबल्स। द इलेक्शन कमीशन आल्सो हैज अ पूल ऑफ नियरली 200 free symbols that are allocated to thousands of unrecognized regional parties that pop up before election। अब इलेक्शन में ये तो है नहीं कि सिर्फ भाजपा खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है, बसपा खड़ी है, सपा खड़ी है ना, या शिवसेना खड़ी है। बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे पॉपअप होती रहती। तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक 200 सिंबल्स का एक फ्री पूल बनाया हुआ, एंड वो पार्टीज इन्हीं में से कोई 3 चूज करके बताती हैं, एंड इलेक्शन कमीशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो सिंबल पार्टीज को अलॉट कर देता है या कैंडिडेट्स को अलॉट कर। तो इलेक्शन सिंबल्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, वन इज रिजर्व्ड एंड द अदर वन इज फ्री। लेट्स मूव अहेड। एंड अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इन सब चीजों में रोल क्या है। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इलेक्शन कमीशन बताया फॉर फ्री इलेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन आवर कंट्री। तो अब इलेक्शन सिंबल्स की बात जब आती है ना, तो हमें पहले देखना पड़ता है कि पार्टीज की रिस्पेक्ट में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। तो इलेक्शन कमीशन पार्टीज को रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कराता है एंड रिकग्निशन भी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो आपको अगर इलेक्शन लड़ना है, आपको पार्टी बनानी है, तो आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के साथ अपनी पार्टी रजिस्टर कराओगे। अब उस पार्टी को, रजिस्टर्ड पार्टी को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज registered and recognized, and the other one is registered but not recognized। और ये जो recognition मिलता है ना आपको, recognition मतलब आप बेसिकली नेशनल पार्टी कहलाते हो, उसके बाद ये स्टेट पार्टी कहलाते हो। तो ये recognition मिलता है आपको पोल परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आपने जनरल इलेक्शंस में कैसे परफॉर्म करा है, आपने विधानसभा के इलेक्शन में कैसे परफॉर्म करा है। इसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन आपको रिकग्निशन देता है। अब रिकग्निशन मिलने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं कि आप इलेक्शन सिंबल रिजर्व करा सकते हो, आपको इलेक्टोरल पोल्स भी मिलते हैं, वोटर्स लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, आपको रेडियो पे कैंपेनिंग के लिए टाइम भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं रिकग्निशन मिलने के। एंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रिजर्वेशन ऑफ सिंबल का, कि अगर आप नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी की तरह रिकग्नाइज हो तो आपके पास राइट है कि आप अपने सिंबल को, जैसे आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हो हाथी का, ये बसपा का है, ये भाजपा का सिंबल है, ये कांग्रेस का सिंबल। तो इन रिकग्नाइज्ड पार्टी को राइट मिलता है कि अपना इलेक्शन सिंबल रिजर्व करा सकते हैं और वो कैंपेनिंग और इलेक्शन में यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो एक रिकग्नाइज्ड पार्टी को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा रोल होता है इलेक्शन कमीशन का इन सब चीजों में। अब हम बात करते हैं कि भाई ये डिस्प्यूट जो अभी चल रहा था कि रियल शिवसेना कौन है,
ये किस रेगुलेशन या किस ऑर्डर या किस लॉ के हिसाब से रेगुलेट किया जा रहा था। तो वो रेगुलेशन या ऑर्डर है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। This empowers election commission to recognize political parties and allot symbol. Recognition और allotment of symbols का भी ये provision देता है election commission को, basically ये power provide करा। Then the paragraph 15 of the order deals with adjudication of disputes among rival section। ये वो सेक्शन है जिसके अंडर अभी ईसीआई ने अपना डिसीजन दिया है कि अगर किसी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के बीच में स्प्लिट हो जाता है या फैक्शंस के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको डिसाइड कौन करेगा। तो इस सेक्शन या इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक, द पावर टू डिसाइड और एडजुडिकेट disputes among the rival sections of recognized party is given to election commission of India। अब जब मैं जो आपको कांग्रेस की हिस्ट्री बता रहा था उसी टाइम पे एक केस हुआ सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1971। इस केस में बेसिकली कोर्ट ने, जुडिशरी ने अपहेल्ड करी थी, they upheld the validity of this section or paragraph 15 of the order and said that अगर फैक्शंस के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वहां पे जो फाइनल अथॉरिटी है डिसीजन देने के लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। दिस वाज रूल्ड इन सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस केस वाज रिलेटेड टू द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली जो 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद हुई थी। उसी चीज से रिलेटेड ये केस था और यहां कोर्ट ने ये बोला कि जब पार्टीज के स्प्लिट की बात आएगी या पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा होगा, फैक्शंस के बीच में डिस्प्यूट होगा, तब वहां पे डिसीजन देने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास ही होगी। ठीक, अब हम आते हैं कि ये तो इलेक्शन सिंबल हो गए, इलेक्शन कमीशन का रोल हो गया, ऑर्डर हो गया, बट ये शिवसेना का डिस्प्यूट था क्या? तो इन 2022 शिवसेना दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है ना। वन फैक्शन इज हेडेड बाय उद्धव ठाकरे एंड द अनदर फैक्शन वाज हेडेड बाय एकनाथ शिंदे एंड पार्टी स्प्लिट हो जाती है एंड वहीं से डिस्प्यूट निकलता है कि रियल शिवसेना कौन है, बाला साहब ठाकरे की एक्चुअल लेगेसी को आगे कौन बढ़ा रहे हैं या रियल शिवसेना कौन है, एंड ये पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम किसके पास जाना चाहिए। So the political crisis in Maharashtra erupted when some of the MLAs of Shiv Sena aligned themselves with the party's rebel leader. Starting in June 2022, the two sides have claimed they represent the real Shiv Sena and has staked claim to exclusive use of the name and the bow and arrow symbol. दोनों ही फैक्शंस जून 2022 के टाइम पीरियड से शिवसेना का नाम और शिवसेना के सिंबल दोनों चीजों को क्लेम कर रहे थे। अब इस चीज पे जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया वो दिया टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस। ठीक, अब ये टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी आई कहां? तो अब हम वापस जाएंगे हिस्ट्री में और हम देखेंगे आईएनसी के डिस्प्यूट को। तो वो जब डिस्प्यूट हुआ, पार्टी दो फैक्शन में अलग अलग हुई, तो इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा वही सवाल है कि भाई कौन रियल कांग्रेस है और किसके पास वो पंजे का सिंबल जाएगा, ये जो सिंबल आप देख रहे हो। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये देखा या ये डिसाइड किया कि भाई मेजॉरिटी किसकी तरफ है। जिसकी तरफ फैक्शन में मेजॉरिटी या पार्टी में मेजॉरिटी जिस फैक्शन के पास ज्यादा होगी उनको वो सिंबल और नाम दे दिया जाएगा। तो ये है वो टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी की हिस्ट्री जिसपे रिलाई किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। तो अब जब ये डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन के पास गया तो जो उद्धव ठाकरे फैक्शन था वो आर्ग्यू कर रहे थे कि बिकॉज द एमएलएज एंड द मैटर ऑफ disqualification of Shinde and his MLAs was still pending before the Maharashtra Assembly Speaker, इलेक्शन कमीशन को इस पे कोई डिसीजन नहीं देना चाहिए। बट अगेन इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई सादिक अली केस में डिसाइड करके बता दिया गया था कि अगर फैक्शंस का डिस्प्यूट है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फाइनल अथॉरिटी है, वो एडजुडिकेट कर सकती है। तो हम आपके इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर पेंडिंग है तो इसी वजह से हम डिसीजन नहीं देंगे।
तो इस आर्ग्यूमेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया. The EC said the Supreme Court and Delhi High Court had not stayed its proceeding, and that in the Sadiq Ali case, it was established that Election Commission was the authority to decide such dispute. This argument कि disqualification का मैटर अभी भी पेंडिंग है, हम उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे रिलाई नहीं करेंगे, एंड वी विल डिसाइड, इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड कि दोनों में से रियल शिवसेना कौन है और सिंबल किसके पास जाएगा. So the EC relied on test of majority to determine which faction would get to use the name of Shiv Sena and the election symbol of bow and arrow. So somewhere around 40 MLAs and MLCs का सपोर्ट एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास था. सिमिलरली 13 आउट ऑफ 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं बोथ हाउसेस में शिवसेना के, उनका सपोर्ट भी एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास था. तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भाई जो मेजोरिटी है वो एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास है, इसी वजह से रियल शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन है, एंड जो सिंबल है वो भी एकनाथ शिंदे फैक्शन ही यूज करेगा, क्योंकि एमएलए और एमएलसी की मेजोरिटी भी उन्हीं फैक्शन के पास है, एमपी की मेजोरिटी भी उन्हीं फैक्शन के पास. अब जब टेस्ट ऑफ मेजोरिटी पे डिसाइड हो रहा था तो ठाकरे ग्रुप ने एक और आर्ग्यूमेंट दिया. उन्होंने कहा कि द इलेक्शन कमीशन शुड रिलाई ऑन टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्टी का संविधान क्या कहता है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपको उस बेसिस पे मैटर को डिसाइड करना चाहिए. बट इलेक्शन कमीशन ने इसको भी रिबट करते हुए कहा कि क्योंकि आपने 2018 के टाइम पे जब पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा बनाया तो आपने उसको सबमिट नहीं किया अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते. दूसरी चीज उन्होंने कही, आपने जिस तरीके से नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया अपनी पार्टी के, वो बड़ा ही अनडेमोक्रेटिक नेचर का, सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट है, बट इलेक्शन कमीशन ने यही आर्ग्यूमेंट देते जो टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आर्ग्यू कर रही थी ठाकरे फैक्शन, उसको भी रिजेक्ट किया. So the EC decided that the test of party constitution could not be relied upon as the party had not submitted a copy of its amended constitution in 2018 and the document itself had been changed to become more undemocratic. इस वजह से EC ने कहा कि हम सिर्फ टेस्ट ऑफ मेजोरिटी पे रिलाई करेंगे. मेजोरिटी एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास है, तो सिंबल और पार्टी का नाम दोनों ही एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास जाएंगे. अब बात यही आती है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर ठाकरे फैक्शन. तो उद्धव ठाकरे एंड द फैक्शन लेड बाय हिम हैव डिसाइडेड कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेके जाएंगे. दे विल चैलेंज द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, एंड फिलहाल उन्होंने अपनी अपील फाइल कर दी है. अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट सादिक अली के केस को किस हिसाब से इंटरप्रेट करता है यहाँ पे, या वो जो टेस्ट ऑफ मेजोरिटी है जो स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस की तरह इलेक्शन कमीशन अब तक यूज करता आ रहा था, वो उसको अपहेल्ड करते हैं, या वो टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी रिलाई करने के लिए कहते हैं. So the Thackeray faction is having the option to appeal it to the Supreme Court, and ये अपील अभी पेंडिंग है, मैटर शायद लिस्ट नहीं हुआ है, एंड इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है. फॉर द टाइम भी शिवसेना का टाइटल और शिवसेना का सिंबल दैट इज बो एंड एरो वो यूज करने का पावर एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास है, ना कि उद्धव ठाकरे फैक्शन के पास. So this was all about the election symbol dispute. Thank you so much.